नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। साल 7 मई को तीसरे राउंड की वोटिंग से पहले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार चल रहा है। 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटें दांव पर हैं, जिसके लिए हर सियासी दल ने अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरे राउंड से पहले मुसलमान और मंगलसूत्र से शुरू हुई लड़ाई तीसरे राउंड में आरक्षण पर पहुंच गई है। एनडीए और इंडिया दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरक्षण वाले हथियार से वार किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरक्षण खत्म करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। ऐसा ही आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कांग्रेस के लिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस दलितों और ओबीसी का आरक्षण खत्म करके मुसलमानों को दे देगी। सवाल यह है कि आखिर आरक्षण को लेकर यह महाभारत क्यों छिड़ा है? क्या यह चुनाव जीतने का कोई दांव है या फिर आरक्षण पर चुनावी फायदे के लिए कोई अफवाह फैलाई जा रही है? आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण पर अफवाह कौन फैला रहा है। और इस पर सबसे पहले देखिए, आरक्षण पर छिड़े संग्राम की शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा, आपको पहले यह दिखाते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी नेताओं और नरेंद्र मोदी के करीबियों के बयानों से अब साफ हो गया है कि उनका उद्देश्य है 1. संविधान बदलकर देश का लोकतंत्र तबाह कर देना, 2. दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण छीनकर देश चलाने में उनकी भागीदारी खत्म करना। लेकिन संविधान और आरक्षण की रक्षा के लिए कांग्रेस चट्टान की तरह बीजेपी की राह में खड़ी है, ये राहुल गांधी ने लिखा। जब तक कांग्रेस है, वंचितों से उनका आरक्षण दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए यह बात कही तो कांग्रेस के तमाम नेता आरक्षण को लेकर बयान देने लगे। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से आरक्षण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूपी के एटा में दिया, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को एड्रेस करते हुए क्या कहा, आप पहले यह सुनिए। राहुल बाबा अभी अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा देंगे। ये राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया। आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। तो भाजपा ना आरक्षण हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी, ये मोदी की गारंटी है, ये कहा अमित शाह ने। वैसे चुनावी लिहाज से देखें तो आरक्षण का मुद्दा काफी बड़ा है। अगर दलित और ओबीसी वर्ग में यह संदेश चला गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो इसका खामियाजा किसी भी पार्टी को चुनावी नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए इस मामले पर संघ की तरफ से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने हमेशा से आरक्षण का समर्थन किया है। संघ संविधान सम्मत सभी आरक्षण के साथ है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत और झूठे वीडियो फैला रहे हैं। एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करते, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, दलित चिंतक हैं, कई बार बीएसपी की तरफ से भी बातें रखते हैं, और डॉक्टर टीना कनवीर हैं जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन शुरुआत गुरु प्रकाश पासवान आपसे करते हैं। गुरु प्रकाश, चुनाव आया इसलिए आरक्षण फिर से लौट के आ गया एक बार, चरण दर चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, पहले मंगलसूत्र फिर मुस्लिमों को आरक्षण और अब बात आ गई एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने को तक को लेकर। कौन है ये जो आरक्षण को लेकर अफवाह फैला रहा है? देखिए गौरव जी, हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, आरक्षण हो, सामाजिक न्याय हो, संविधान हो, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। गौरव जी, आप
आपके दर्शक और ये देश, ये तीनों अच्छे से जानते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे कब पहुंचती है, तो अब पहुंचती है। पहली बार देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री किस वर्ग से आता है, तो अति पिछड़े वर्ग से आता है, ओबीसी समाज से आता है। पहली बार ऐतिहासिक रूप से 35% जो मंत्री हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। तो हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिलता है, तो अब मिलता है। आज मैं चुनौती के साथ कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, आप सबकी एक सोशल प्रोफाइलिंग कर लीजिए और आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हमारी माताएं और बहनें भी सांसद में आए, हमारी माताएं और बहनें भी विधानसभा में आए। इसकी चिंता किसने की है, तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन जानबूझ करके कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। हमारे बिहार में लालू यादव जी कहते हैं कौन सेकना चाहता है जानबूझकर? कुछ लोग हैं, मतलब क्या, कौन है? नाम लीजिए ना। आप कांग्रेस को कह रहे हैं, आप बीएसपी को कह रहे हैं, आप एसपी को कह रहे हैं, आप इंडिया गठबंधन, किसको कह रहे हैं? ये कुछ लोग हैं, मतलब कौन? गौरव जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लालू यादव जी के लिए आरक्षण की परिभाषा क्या होती है? मैं पार्टी का सर्वे सर्वा रहूंगा, मेरी पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहेंगी, मेरा एक बेटा नेता विधानसभा में रहेगा, मेरा दूसरा बेटा सरकार आने पर स्वास्थ्य मंत्री बनेगा, मेरी एक बेटी राज्यसभा की सदस्य बनेगी, मेरी दूसरी बेटी सारण से लोकसभा लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का इतिहास देखिए, रामगोपाल वर्मा एक ही परिवार में, अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी, राम शिवपाल यादव का बेटा चुनाव लड़ेगा, धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे, अक्षय यादव चुनाव लड़ेंगे। तो आपके लिए अरे भैया, आरक्षण का ही तो संबंध है। आप लोग आरक्षण के नाम पे भ्रम फैलाते हैं, लेकिन आपकी कल्पना में आरक्षण की और सामाजिक न्याय की परिभाषा आपके परिवार से शुरू होती है और आपके परिवार में समाप्त होती है। आपके लिए आरक्षण एक गुफा है, आपके लिए आरक्षण मात्र एक राजनीतिक हथकंडा है। राजनीतिक हथकंडा है आरक्षण आपके लिए, और आप वो पार्टी हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं, और आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आप पे आरोप लगा रही है बीजेपी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जो आरक्षण का प्रावधान है वो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के नेतृत्व में ही आरक्षण को दिया गया था। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, ये बिहार से आते हैं गुरु साहब, इनके यहाँ पूछिए कि सबसे पहले आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हम आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। आज देखिए किस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया अचानक से? क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि इस देश के अंदर आरक्षण को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये वही दलित समाज है, जब इन्होंने SC/ST एक्ट को पंगु बनाने का काम किया था तो सड़कों पर आ गए थे, और ये भूले नहीं। और ये देश की जनता भी ये जानती है कि आरक्षण जो है ये सामाजिक न्याय के लिए, प्रतिनिधित्व के लिए है। ये कोई, आप जिस तरीके से मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, फिर कहते हैं कि सिर्फ 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की। आपको ये चुनाव जो है जाति और धर्म पर कौन लेकर आया? ये भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। इनके पास इस समय कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए, 10 साल ये रहे सरकार में, इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए। अच्छा, आपने तो नोटबंदी की थी, मांगिए ना नोटबंदी पर वोट। आपने तो किसानों की आय दुगनी की करने का वादा किया था, आप मांगिए किसानों पर आप वोट, अगर आपको लग रहा है। लेकिन जानबूझकर आरक्षण पर ये डिबेट लेकर आ रहे हैं, और हम बार बार कहते हैं, ये अगर डिबेट लेकर आ रहे हैं, ये डिबेट लेकर आ रहे हैं, तो ये आप पे आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, होल्ड ऑन डॉक्टर टीना कर्मवीर, ये आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप SC/ST का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देना चाहते हैं। जी देखिए, एक HD देवगौड़ा साहब हैं जो बहुत दम भरते हैं कर्नाटक में कि भाई ये आरक्षण जो है मुस्लिमों को हमने दिया था। आज ये उन्हीं की सरकार में है, और आज उनके पोते पर जिस तरीके का इल्जाम लग रहा है वो सबने देखा है। तो इनका चाल चरित्र कुछ ऐसा है। जवाब दीजिए गुरु प्रकाश पासवान, जवाब दीजिए, फिर सतीश प्रकाश। ओके मैम, होल्ड ऑन, रुकिए। गुरु प्रकाश पासवान जवाब दीजिए। चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी आपके। डॉक्टर टीना कर्मवीर जवाब सुनिए, गुरु प्रकाश पासवान बोलिए। गौरव जी, मैंने ध्यानपूर्वक सुना है, और मैं आग्रह करता हूं, आपके शो पे मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी नेता ने कहा हो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग कुछ भी प्रोपेगेंडा करते हैं। किसी नेता ने आज तक नहीं कहा है कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। ये झूठ और प्रोपेगेंडा करना नहीं, समाप्त करने की बात उन्होंने भी नहीं कही। उन्होंने एक समीक्षा की बात कही है, समाप्त होने की बात उन्होंने भी नहीं कही।
वो मोहन भागवत आनंद का हेगड़े ने क्या सितंबर बोला? ज्योति 2015 के मितानी क्या बयान का बोला? रेफरेंस दे कांग्रेस रही के हैं और नेता- कह रही हैं कि मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नहीं गौरव जी यही तो झूठ है ना, किसी ने ऐसा नहीं कहा था। और ये लोग आरक्षण कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का देहांत कब हुआ था मैं पूछना चाहता हूं, उनको भारत रत्न कब मिलता है? बाबा साहब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है और 40 साल बाद उनको भारत रत्न मिलता है। बाबा साहब का आपने नाम अपने लेते पार्टी हुए के आप अंदर अच्छे नहीं लगते हैं। किसी चीज चिंता बाबा की, साहब का मैं आपके नाम बीच में लेते नहीं बोल हुए रहा था, बीजेपी कतई आपके अच्छी बीच नहीं में नहीं बोल रहा लगती, था। आप बाबा साहब की गौरव जी मैं इनसे, गौरव जी बाबा साहब की नीतियों को नहीं गौरव जी या तो आप, मैं ऐसे बहस नहीं करता हूँ। डॉक्टर टीना करणवीर वन बाय वन, मैंने उस दिन भी आपसे रिक्वेस्ट की थी मैम सुनिए, नहीं ऐसा नहीं होगा मैम, अगर आपके बीच में कोई बोलेगा तो आप बोलिएगा, नहीं ऐसा करते ही नहीं मैम सुनिए, डॉक्टर टीना करणवीर या तो आप बोल लीजिए, सब चुप हो जाएंगे, आप बोल लीजिए। मैम जब आपका टर्न आएगा, आपको बुलाया है, 4 लोग बैठे हैं, एक एक बारी बारी करके सब बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आप क्यों बीच में सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं? और कोई आपके बीच में ही बोलेगा तो मैं उसको भी रोकूंगा, आई प्रॉमिस यू। पहले डॉक्टर गुरुप्रकाश पासवान पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं गौरव जी देखिए, ये व्याकुल होने वाली कांग्रेस पार्टी की संस्कार है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। बाबा साहेब अंबेडकर का देहांत 1956 में होता है, उनको भारत रत्न कब मिलता है? 1992 में। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर के SC ST OBC की तो चिंता की ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए क्या क्या बोला था? आपके पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, नेता विपक्ष, राष्ट्रपत्नी, शैतानी मानसिकता, हम बोले यहां पे सीताराम केसरी, कांग्रेस पार्टी के OBC समाज के अध्यक्ष, उनको अपमानित किया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में उनकी धोती खींची थी, तब आपका SC ST OBC का प्रेम कहां गया था? मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं, देश के SC ST OBC कांग्रेस के चाल चेहरे और चरित्र को शुद्ध रूप से जानते हैं। नाउ आपने बाबा साहब अंबेडकर को ठगा, डॉक्टर टीना बाबू करणवीर जगजीवन 20 राम को सेकंड, ठगा, सतीश प्रकाश और आज 20 सीताराम केसरी को ठग रहे सेकंड, हैं। डॉक्टर टीना करणवीर 20 सेकंड बोलिए, 20 सेकंड इन्होंने रिप्लाई कीजिए। आदिवासियों के आदिवासी महिला के लिए बात की, ये वही राष्ट्रपति जी साहब जी हैं जिनको इन्होंने नई संसद बनी तो कब बुलाया? नहीं बुलाया। आपने राम मंदिर जब प्राण प्रतिष्ठा की कब बुलाया आपने? आप सम्मान करते हैं, आप सम्मान करते हैं। पहला भाषण हुआ था उनका। डॉक्टर टीना करणवीर न्योता तो पूरी दुनिया ने देखा, राष्ट्रपति जी को दिया गया था। बीजेपी डॉक्टर टीना करणवीर राष्ट्रपति जी को न्योता भेजा गया था, नहीं भेजा गया था। कब बुलाया? आप देखिए कि राजनीति में किसी भी महिलाओं की भागीदारिता वैसे कम है। अगर आदिवासी महिला अगर आती तो इनको क्या तकलीफ होती? इनको तकलीफ सिर्फ और सिर्फ आदिवासी और दलितों से है, इसीलिए उन्होंने नहीं बुलाया, आमंत्रित नहीं किया। आप बताइए आमंत्रित किया था या नहीं किया था? अरे दो कदम पे ही तो दूरी पर तो रहती है वो, क्यों नहीं आमंत्रित किया? अगर राष्ट्रपति जी को बुलाते तो डॉक्टर टीना करणवीर किसको नहीं आमंत्रित किया था? राष्ट्रपति जी ने बाकायदा लेटर लिख के लिखा था, उन्होंने आने में असमर्थता जताते हुए लेटर लिख के कहा था कि अपनी शुभकामनाएं दी थी उन्होंने। शुभकामनाएं दी ना, वो तो ठीक है, शुभकामनाएं दी, हमने भी शुभकामनाएं दी है, हम भी बनाने का उनको आमंत्रित भी किया गया था, हम भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन आप बताइए उनको बाकायदा इनविटेशन दिया गया था, इनॉग्रेशन हो जाता तो क्या तकलीफ होती? इनको सीधी दिक्कत तो लेकिन आज वो मुद्दा नहीं, देखिए मुद्दा आज वो नहीं। ओके डॉक्टर टीना करणवीर ओके रुकिए, मुद्दा आज वो नहीं है, मुद्दा आज वो नहीं है। बना देंगे, ओहो डॉक्टर टीना करणवीर रुकिए ना। आप सतीश प्रकाश आप दलित चिंतक हैं, क्या वाकई इस देश का आरक्षण खतरे में है? एक सवाल सीधा। नहीं देखिए, आरक्षण एक बहुत सामाजिक न्याय की लड़ाई में सबसे मजबूत साधन सिद्ध हुआ आरक्षण। जहां जहां आरक्षण है उन क्षेत्रों में दलितों की, आदिवासियों की पाए जाने की संभावनाएं निश्चित रूप से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। जहां जहां जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है वहां अभी भी 75 साल आजादी के बाद भी दलित और आदिवासी के पाए जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अब मुद्दा है कि आरक्षण को कौन खत्म करेगा या आरक्षण को नहीं खत्म। देखिए, कांग्रेस ने भी आरक्षण को लेकर के, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सवालों के दायरे में, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक जो आरक्षित पद है उनको कहीं ना कहीं रिक्त करने की एक बहुत घटिया और कहीं ना कहीं एक चालबाजी की। आज वो सत्ता में नहीं है, आज वो आरक्षण भरने की बात करते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आरक्षण को लेकर के नरेंद्र मोदी जी का नजरिया बहुत बेहतर नहीं है। इस देश में संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि भारत सरकार में चाहे वो प्राइवेट चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की नियुक्तियां हो, 45 दिन से ज्यादा कोई भी नियुक्ति होगी उसमें आपको आरक्षण का प्रावधान करना पड़ेगा। अगर इस देश के प्रधानमंत्री जी वास्तव में पिछड़ों को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेटरल एंट्री में जहां नियुक्तियां 45 दिन से ज्यादा, बल्कि वो 5-5 साल के लिए परमानेंट नौकरियां आपने दी है, क्या वहां आपको आरक्षण समझ में नहीं आया? दूसरी बात, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के जो बवाल मच रहा है, जल्दी कंप्लीट ठीक है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की ये रिकमेंडेशन है कि कुछ जातियां ऐसी हैं
जो मुस्लिम की जातियां हैं, जिनकी स्थिति भारत में दलितों के आसपास ही नजर आती है, अगर लगता है, कांग्रेस को लगता है, बीजेपी को लगता है कि उनको आरक्षण देकर के उनको मजबूत किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से उनको इन सूची में शामिल किया जाए। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि यही राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बाकायदा उन्होंने हुकम सिंह कमेटी बनाई और उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को, दलितों के, जो अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं लेकर के आए। और देखिए, गुरु प्रकाश जी है, टीचर है, एक बात आपको और भी मानना पड़ेगा कि इसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बाकायदा जो विश्वविद्यालय है, जो तमाम शिक्षण संस्थान है, वहां 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को हटा करके आप 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाए और इसी भारत में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को क्या है आपका कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने आरक्षण को डैमेज किया? आप ये कह रहे हैं ना, उन पदों के आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने डैमेज किया आरक्षण की भावना को, आप ये कह रहे हैं एक लाइन में, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक है, अब मैं हर्ष जी के पास जाऊंगा। हर्ष जी, क्या ये देश की चुनावी पॉलिटिक्स को आरक्षण का ये मुद्दा बहुत सूट करता है क्या? अभी हम देख रहे थे मुस्लिम आरक्षण में बात हो रही थी, अब ओवरऑल आरक्षण में बात होने लग गई। ये किसके हक में जाएगा ये अगर मुद्दा ज्यादा उठता है तो? जी, मुझे लगता है कि चुनाव के समय हर सत्ताधारी पार्टी हो या हर विपक्षी पार्टी हो, उसकी कोशिश तो यही होती है ना कि सत्ता में पहुंचे। और पिछले करीब 1 साल से राहुल गांधी क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम उनको उनका हक देंगे, जितनी आबादी होगी उतना हक देंगे। वो लगातार जिस तरह से बोलते रहे, उसमें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो शामिल किया, जो बहुसंख्यकवाद शामिल किया, जो मुस्लिमों को उनके पर्सनल लॉज के लिए कहा, ये सब उनके मैनिफेस्टो में। नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये सब नहीं आया। लेकिन जब सैम पित्रोदा का आ गया, जब उनको दिखा कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पूरी तरह से हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको तथ्य के तौर पर उनको एक चीज मिल गई और उसका उन्होंने उपयोग किया। उन्होंने कहा कि ये सीधे सीधे पिछड़ों का, दलितों का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाह रहे हैं। अब ये बहुत हद तक सच है। अगर आप ध्यान से देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। बाकायदा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रहा है, तो वो बात उनके ऊपर चिपकती दिखी और वो परेशान हुए, क्योंकि अगर पिछड़ों और दलितों के बड़े नेता वो लगातार ये कह रहे कि ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर संविधान सभा में कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस को ये परेशान कर रहा है। कमाल की बात यह है कि जिस नेता के हवाले से, आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान के हवाले से आया, वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थे, वो उस वक्त प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान का जिक्र किया, आरजी, मैं काम करता हूं, उनका वो बयान जो वायरल हो रहा है और उनकी वो सफाई जो उसके बाद आई है, दोनों दिखा देता हूं। मुझे लगता है डिबेट में हमारे दर्शकों को समझ में आएगा। वो बयान दिखाइए आचार्य प्रमोद कृष्णन का, और फिर उसके बाद उनकी जो सफाई आई वो भी दिखाइए, फिर डॉक्टर टीना कर्मवीर आता हूं। और बड़ी मजेदार बात है, जातिवादी होने का हमला हम पर वो नेता करते हैं जो एक एक जातियों के नेता हैं, जिनकी हैसियत एक एक जाति की है। ये पिद्दी न पिद्दी के शोर में ब्राह्मणों को धमकाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले महाकुंभ में एक प्रस्ताव आना चाहिए, यदि भारतीय लोकतंत्र से, भारत की राजनीति से जातिवाद को मिटाना चाहते हो, और भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था दी है, यह हमारा प्रेम्बल है कि भारत के अंदर धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो यदि यह व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, तो अब द्वंद्व सोचो, फिर ये जातियों के नाम पर आरक्षण भारत को विभाजित कर रहा है। जो मेरे इस कथन से सहमत है, अगर हाथ खड़े करके मुझे, तो अगले महाकुंभ में यह प्रस्ताव आएगा कि भारत को जातिगत आरक्षण से मुक्त किया जाए। और अब सुनिए प्रमोद कृष्णन अपने इस वायरल वीडियो की सफाई में क्या कह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ साजिश करना, षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और पिछले 25 सालों से नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, उनका कैरेक्टराइजेशन करना, झूठे फर्जी बयानों से उनको जोड़ना, ये कांग्रेस का पुराना शौक है और ये वो लगातार करते आ रहे हैं। जिस वीडियो की बात आप कर रही हैं, वो वीडियो
1 साल पहले का है और वो आधा अधूरा भाषण मेरा उसको कांग्रेस के तमाम मैनेजर उसको ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हर हद तो हो गई, राहुल गांधी जी ने भी उसको उसके विषय में कुछ कहा है या कहीं लिखा है, मुझे किसी ने बताया। सच बात यह है कि मेरी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात तो 1 फरवरी 2024 को हुई और जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। आप बताइए डॉक्टर टीना कर्मवीर, अगर प्रमोद कृष्णम के इस बयान को आधार माना जाए तो यह बयान तो तब था जब प्रमोद कृष्णम कांग्रेस नेता हुआ करते थे। फिर तो सवाल कांग्रेस पर उठना चाहिए कि साल भर पहले प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण को खत्म करने के सवाल उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जी देखिए, ये जो चंदा मामा के कोहिनूर है, अनंत हेगड़े साहब, ज्योति मिर्धा और अरुण गोविल, इन सब ने इस तरीके की संविधान बदलने के बयान दिए और उसके बाद अगर बात संविधान बदलने की नहीं हो रही है, बात आरक्षण पे हो रही है। टू बी स्पेसिफिक मैम, प्लीज टू बी स्पेसिफिक। अगर प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण खत्म करने का बयान दिया तो आपने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जब वो कांग्रेस में थे? नहीं है हमारी, अरे उस वक्त थे जब वो बयान दिया उन्होंने। 1 साल पहले हरिद्वार में वो खुद कह रहे हैं जब बयान दिया तब वो कांग्रेस पार्टी में थे। उनके नेता है, वो हमारे नेता नहीं है। प्रमोद कृष्णन हमारे नेता नहीं है, वो उस वक्त थे जब उन्होंने बयान दिया था मैम। देखिए, इसीलिए तो हमने पार्टी से निकाला ना, हमारी पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है और हमेशा सामाजिक न्याय की बात करती आई है। लेकिन प्रमोद कृष्णन आज दिल्ली जी जो है वो मोदी साहब के हैं, तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए और गुरु प्रकाश जो इनके बीजेपी के प्रवक्ता, उनको जवाब देना चाहिए। हमारी पार्टी के नहीं है वो, और अगर वो इस तरीके के बयान देंगे तो देखिए बिल्कुल बीजेपी के ही, अरे बीजेपी के साथ, बीजेपी मोदी जी के साथ तस्वीरें आ रही है उनकी, उनको प्रोग्राम में बुला रहे हैं। हमारे नेता थोड़ी है वो, हम क्यों उनके लिए बोले? आपके नेताओं के साथ बहुत तस्वीरें हैं उनकी, दिखाऊं क्या? देखिए, वो पहले हमारी पार्टी में थे, हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो अब हमारी पार्टी के नहीं है, उनके लिए जवाबदेही नहीं है। टू बी स्पेसिफिक एंड प्लीज बी लॉजिकल। सुनिए मैम, देखिए मैं बिल्कुल आपकी सारी बात सुनूंगा। मुझे, आप तो प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लॉजिक समझती हैं मैम। उस वक्त जब प्रमोद कृष्णम ने यह बयान दिया आरक्षण को लेकर, उस वक्त वो आपकी पार्टी में होते थे, तो उस वक्त आपकी पार्टी को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं? यही बता दीजिए, कि नहीं की, क्यों नहीं की, छोड़ दीजिए, करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? हमारी पार्टी से निकाला या नहीं निकाला बताइए? वो तब नहीं निकाला गया मैम, अभी निकाला गया, अभी जब उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली तब निकाला गया। वापिस लिया या नहीं? ज्योति मिर्धा से टिकट वापस लिया या नहीं? बीजेपी से आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि सत्ताधारी दल जो है इसमें लगातार अनंत हेगड़े बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। नहीं, विवेक दोबराय आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आर्टिकल लिख रहे हैं संविधान बदलने पर। कब मोदी जी ने उनसे इस्तीफा लिया? ये सवाल आज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपके सवाल की ताली बजाता हूं। ये सवाल पे गुरु प्रकाश पासवान जवाब देंगे, लेकिन अब मेरा एक सवाल सुनिए। मनीष तिवारी तो आपकी पार्टी में है मैम, है अभी आपकी पार्टी से चंडीगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं मैम, है? हाँ या ना? अभी मत बोल दीजिएगा फिर बाद में कि नहीं। 21 सितंबर 2015 का उनका एक बयान में पढ़ के सुनाता हूं आपको, और आप बताइएगा कि आरक्षण के समर्थन में है या आरक्षण के खिलाफ है। वो कहते हैं और जब भागवत जी का जो इस बयान का भी आपने रेफरेंस दिया था, उसी के बाद रिएक्शन आया था उनका। उन्होंने कहा था कि भागवत ने जो कुछ भी कहा है उसके बावजूद इस आधार पर फिर से विचार करने का समय आ गया है कि क्या 21वीं सदी में आरक्षण बिल्कुल भी प्रासंगिक है, और यदि यह बिल्कुल भी प्रासंगिक है तो क्या आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा संकेत है पिछड़ेपन का। अब बताइए मैम कि ये आरक्षण के समर्थन में, SC ST और OBC के आरक्षण के समर्थन में, जातिवादी आरक्षण के समर्थन में बयान है या नहीं? बस इतना बता दीजिए। देखिए, एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ। देखिए, आरक्षण का विषय वैचारिक विषय है, इस पर डायलॉग होने चाहिए, संवाद होने चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं, ये ठीक है। लेकिन अगर तिवारी साहब ने ऐसा कहा तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विचार का विषय है कि ये कह दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए क्या विचार का विषय है? मतलब आप ये कह रही है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण एक विचार का विषय है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आप क्यों बात को बिल्कुल बोलिए, मैं नहीं बोल रहा, बताइए क्या कह रही मनीष तिवारी के इस बयान पर आपका क्या स्टैंड है? कि लेकिन जब संविधान बदलने की बात कर रहा है तब इस पर विमर्श क्यों नहीं हो रहा है? और अगर आरक्षण को लेकर विमर्श कर रहे हैं तो विमर्श करना चाहिए। आप देखिए, यूनिवर्सिटीज के अंदर तो विमर्श होता है। आप जब UGC का ये जब 13 पॉइंट रोस्टर लेके आए तो किस तरीके से डिबेट हुई थी, चर्चाएं हुई थी, और चर्चा होनी भी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन
जब कोई खुलकर ये कहता है कि हम 400 पार इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, तो उसकी टिकट कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए, उनको टिकट देकर क्या साबित करना चाहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि हम तो क्या कहते हैं, हम तो जाति और धर्म के आधार पर चुनाव आप 50 मुद्दे ले आइए, आप 50 मुद्दे ले आइए, गुरु प्रकाश पासवान उन 50 मुद्दों पर जवाब देंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल फिर मैं जा रहा हूं, मैं सतीश प्रकाश, आप ही बता दीजिए। सतीश प्रकाश, मनीष तिवारी का ये बयान जो था, ये आरक्षण के समर्थन में है? नहीं, देखिए, मैं तो इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस की स्पोक पर्सन भी अगर ये कह रही है कि वो समीक्षा करने का समय आ गया। देखिए सुनिए, नहीं, समीक्षा करने का मैंने कहा नहीं, मैंने कहा था विचार के लिए बोला है, मैंने कोई समीक्षा के लिए नहीं कहा। आप सुनिए डॉक्टर टीना कर्मी, सुनिए, आप जरा बाद में जाकर के देखना कि आपने क्या कहा। विचार करना भी कहीं ना कहीं समीक्षा ही होती है। मेरा कहना यह है कि कारण पे तो चर्चा करना चाहते हैं, निवारण के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन कारण के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। ये जो तमाम लोग जात की तख्ती गले में डाल करके खुले सांड की तरह से अपनी जाति की सत्यता दिखाते हैं, समाज के अंदर जाकर के रोज झाड़ते हैं। पहले जाति छोड़ो ना, आरक्षण को छुड़वाने की कौन बात करते हैं? दूसरी बात, अगर सरकारी संस्थानों का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है तो क्यों नहीं बीजेपी और कांग्रेस ये बताए कि अब वो समय आ गया है कि तमाम प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछ रहा हूँ और राहुल गांधी जी से भी पूछ रहा हूँ। अगर कांग्रेस वास्तव में चाहती है, नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट सतीश प्रकाश, मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, डॉक्टर टीना कर्मी, नो मैम, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी ना, मैं आपको किसी के बीच में बोलने दूंगा और ना किसी और को आपके बीच में बोलने दूंगा। रुक जाइए मैम, बहुत समय, मैम अभी डिबेट में बहुत समय बाकी है, अभी बोलिएगा। सतीश प्रकाश, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जिस मोहन भागवत के बयान को आरक्षण विरोधी कहा जाता है 2015 के बयान को, क्या मनीष तिवारी का बयान उससे अलग है या इन दोनों में कोई समानता मिलती है आपको? देखो, आज की जो बीजेपी है, कल की वो कांग्रेस थी। मानसिकता यही है। 28 लाख पद भारत सरकार में खाली हैं। आपने क्यों नहीं सवाल उठाया? आप सवाल पूछिए ना। दूसरी बात, मेरा कहना यह है कि देखिए, आज वो समय आ गया है जब आप जाति को छोड़ना चाहते हैं या आरक्षण को छोड़ना चाहते हैं। मैं तमाम डिबेट के बीच में आपको यह कहना चाहता हूं कि चलिए, अगर आपको आरक्षण के ऊपर चर्चा करनी है, हम आरक्षण की समीक्षा, आरक्षण को देना भी चाहते हैं, छोड़ना भी चाहते हैं। आप जाति छोड़ेंगे, आप जातीय व्यवस्था को छोड़ेंगे, आप सामाजिक अत्याचार को छोड़ेंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, मेरा कहना यह है कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, वो सामाजिक न्याय का सबसे मजबूत साधन है। आज वो समय आ गया है कि जब तमाम प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं जो सरकारी संस्थान है उनका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो आज राहुल गांधी जी को आकर के नरेंद्र मोदी जी को ये कहना पड़ेगा देश के सामने कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों को रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये तो आपने नई बहस छेड़ दी, ये आपने नई बहस छेड़ दी। अभी तो बात आरक्षण की, आरक्षण को बचाने की हो रही है, आप तो प्राइवेट सेक्टर में आ गए। हालांकि नई बहस नहीं है, लेकिन अभी वो मुद्दा नहीं है। डॉक्टर टीना कर्मी, एक मिनट, अब गुरु प्रकाश पासवान का टर्न है। एक मिनट, डॉक्टर सतीश प्रकाश, रुकिए, आ रहा हूँ। जल्दी से 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, 10 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, फिर गुरु प्रकाश पासवान। देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होगा तो भारत सरकार की कार्यक्षमता कम नहीं होगी। अमेरिका में ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू है, वहां डाइवर्सिटी लागू है। तो अगर अमेरिका प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करके इतना आगे बढ़ सकता है तो भारत सरकार पीछे नहीं जाएगी। सर, ये सरकार को सोचना है। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैंने ये आपकी बात पे सवाल नहीं उठाया। मैं तो गुरु प्रकाश पासवान के पास जाना चाहता हूं। गुरु प्रकाश पासवान, 2015 का मोहन भागवत जी का बयान, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड है, और वो मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, ऐसी एक कमेटी बने जिसमें सच्चे मन से चिंतित, सामाजिक समानता के प्रति प्रतिबद्ध लोगों की एक समिति बनाए, जिसमें समाज के कुछ प्रतिनिधि भी शामिल हो। उन्हें यह तय करना चाहिए कि किस वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है और कितने समय के लिए। 2015 में आया था ये बयान, जिसके बाद मनीष तिवारी जी का रिएक्शन आया, मैंने बताया। उसके बाद बिहार का इलेक्शन हुआ था और बिहार के इलेक्शन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी। क्या बीजेपी को डर है कि आरक्षण का जिस तरह से ये एक बार से फिर से मुद्दा उठा दिया विपक्ष ने, ये आपको डेंट कर सकता है इस चुनाव में? क्या आपको इस बात का डर है, इसीलिए तमाम नेता आपके बार बार आरक्षण पर आकर अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं? नहीं, देखिए गौरव जी, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी के बयान को कई बार ट्विस्ट करके दिखाया जाता है। मोहन भागवत जी का ही यह बयान आया है कि आरक्षण कब तक, जब तक दलित, ओबीसी, आदिवासी चाहे तब तक। ये भी मोहन भागवत जी का बयान है। हाँ। आपके विचार में, आपके व्यवहार में, आपकी कथनी में, आपकी करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आखिरकार क्या कारण है गौरव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बाद
देश के इतिहास में दूसरी बार कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति कानून मंत्री बनता है तो अब बनता है अर्जुन राम मेघवाल जी। मैं चुनौती देना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं यहां पे सतीश प्रकाश जी को और कांग्रेस की प्रवक्ता को कि आप बताइए, पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स का अध्यक्ष कोई दलित समाज का व्यक्ति बनता है, बृजलाल जी तो अब बनते हैं। पहली बार पद्म सम्मानों से तमिलनाडु से आने वाले इलैया राजा जी को राज्यसभा भेजा जाता है तो अब भेजा जाता है। अरे आपने तो मनीष तिवारी जी का बयान बताया, मैं तो बताता हूं राजीव गांधी जी का बयान। सदन के पटल पे उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। उन्होंने मार्च 1990 के अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा था कि यू आर ब्रिंगिंग द कंट्री ऑन द एज ऑफ कास्ट वॉर्स। देश में जातिगत युद्ध हो जाएगा अगर आप जातिगत जनगणना करेंगे। आगे आइए, आनंद शर्मा इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते थे कि जाति जाति मत करिए आप लोग, इससे हमारा कोर दुखी होता है। आगे आइए, कपिल सिब्बल इनके समय में शिक्षा मंत्री रहे। तो गुरु प्रकाश जी समय के साथ विचारधारा इवॉल्व होती है, समय के साथ और जरूरतों के मुताबिक चीजें इवॉल्व होती हैं। हो सकता है उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को लगा हो कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इस वक्त की कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दिक्कत क्या है इसमें? गौरव जी, मैं तो आपका आभारी हूं कि आपके इस शो पे जो बहुत सारे लोग देखते हैं उस पे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने विधिवत रूप से ये स्वीकार किया कि आरक्षण पे विचार होना चाहिए। ये सतीश प्रकाश जी ने भी ऑब्जर्व किया है, हमने भी ऑब्जर्व किया है और आपके दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया है। हमने अपने मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं। मैं अभी टीना कबीर आपको आऊंगा, अभी आपको समय देने का मौका दूंगा, अभी तुरंत इसके बाद बीच में नहीं बोल रहा था। प्रकाश पासवान अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ऐसे नहीं होता है, बोलिए गौरव जी। नहीं गौरव जी, देखिए यहाँ पे मैं हिपोक्रेसी जो हिपोक्रेसी है राहुल गांधी जी की मैं बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की सरकार है कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उनकी सरकार थी। वो कहते थे कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं। जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है वहां एक भी सेक्रेटरी आज की डेट में ओबीसी समाज से नहीं आता है। ठीक है, डॉक्टर टीना कर्मीर आप रिप्लाई देना चाहती हैं, आपकी बात पे वो अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहती हैं। एक मिनट, डॉक्टर टीना कर्मीर को मैं मौका देना चाहिए। बोलिए डॉक्टर टीना कर्मीर, क्या कह रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं इनको कि हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रावधान किया है कि 50% जो कैप है उसको हटाएंगे। तो आरक्षण को लेकर ये कांग्रेस पार्टी लगातार हमेशा पक्षधर रही है दलित, वंचित और आदिवासी समाज के हित के लिए। ये लोग तो कभी भी ये लोग तो तीन चीजों से बहुत नफरत करते हैं। अगर आप 50% कैप हटाएंगे तो कितना कर देंगे आरक्षण? देखिए, ये तो सरकार बनने के बाद हम तय करेंगे कितना करेंगे, लेकिन जो हमने अभी कहा है ये हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर भी हम रिजर्वेशन देने का काम करेंगे सरकार बनने के बाद। इंडिया अलायंस की सरकार बनते ही सबसे पहले हम लोग ये करने जा रहे हैं। ये आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, नहीं करते। ये आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि आप निजी संस्थानों में भी आरक्षण देंगे। जी बिल्कुल लिखा है ये साफ। जी, हमने लिखा है कि कांग्रेस अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में कानून बनाएगी। तो ये साफ लिखा हुआ है। शिक्षण संस्थानों में भी या नौकरियों में भी बनाया है। आप मुझे बताइए कि इनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है? या नौकरियों में भी मैम? नहीं, ये संस्थानों में बात कर रही हूँ मैं, संस्थानों में। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, ये बीजेपी और ये मीडिया और बीजेपी जिस तरीके से मुद्दों को डाइवर्ट करती है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये खामोश हो जाते हैं। आप बताइए कि क्या आप बताइए, मैंने कौन सा मुद्दा डाइवर्ट किया? आपने मीडिया पे सवाल उठा दिया डॉक्टर टीना कर्मीर, कौन सा मुद्दा डाइवर्ट किया? मैंने कहा कि क्यों इन्होंने टिकट वापस नहीं लिया, जो कि संविधान बदलने की बात करते हैं। नहीं, आपने मीडिया पे सवाल उठाया डॉक्टर टीना कर्मीर, मैंने कौन सा मुद्दा बदला बताइए? मैंने जो मुद्दा बताया उस पर बात कर रहा हूं मैं आपसे कि नहीं? बिल्कुल, मीडिया पर लगातार देखिए राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात करते हैं। आप बताइए, कास्ट सेंसस से सवाल पूछिए, क्यों भाग रहे हैं? ये कास्ट सेंसस करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? उसी से तो पता चलेगा कि भागीदारी था। लेकिन ये इसीलिए ये वो हो जाते हैं कि नहीं, कहां से आ गया डॉक्टर टीना कर्मीर? मीडिया कहां से आ गया? देखिए, मीडिया बिल्कुल, क्योंकि मीडिया तो इनको बचाने में लगा हुआ है। ये जिस तरीके से लगातार संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और कितने ऐसे वायरल वीडियो आए हैं इन्हीं की नेताओं। अभी बताइए ना इस डिबेट में एक इंस्टेंस बताइए जहां मैंने गुरु प्रकाश पासवान को बचाने की कोशिश की हो, बताइए। नहीं, मैंने आपके चैनल का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा है कि जो मीडिया है वो ऐसा कर रही है। ठीक है, ओके, आपने हमें नहीं बोला, ठीक है, ओके। अब एक मिनट, नहीं रुकिए, अब हर्ष जी का समय। हर्ष जी, मुझे ये बताइए, आप तो बड़े लंबे समय से देश के पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं। 10 सेकंड क्या नहीं, एक मिनट, गुरुप्रकाश पासवान जी रुक जाइए। हर्ष जी, क्या ये एक फिर से वही मंडल वर्सेस कमंडल वाला पूरा फॉर्मूला आ रहा है क्या? एक तरफ मुस्लिमों को आरक्षण, एक तरफ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश होती दिखती है, दूसरी तरफ फिर से आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप।
क्या वो एक बार फिर से वैसा कुछ हो रहा है क्या? गौरव जी, एक तो ये कि मंडल कमंडल अब नहीं होने वाला है, अब समय वो बीत गया और 90 के दशक की जो राजनीति थी उसने बहुत से पड़ाव पार किए हैं। दूसरा, जिन लोगों के लिए कहा जाता है कि जो मंडल की जातियां थी, जिनको हमने मान लिया था कि वो भाजपा विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। अब वो जातीय समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी खुद घांची तेली समाज से आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल और कमंडल के मिश्रण वाली राजनीति कर ली और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी मदद कर देते हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर ये सारा, जिसको कहें कि ये नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रही है, अब राहुल गांधी बोल देते हैं कि राजपूत तो लुटेरे होते हैं, राजा महाराजा लूट लेते हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी कहीं फंसी भी दिख रही होती है, मुझे तो ये दिखता है कि राहुल गांधी के बयान के बाद उनको और आसानी हो जाती है, समझाने में आसानी होती है। और ये तो सच है ना कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो रुख रहा है वो कोई बहुत अच्छा रुख तो रहा नहीं है। और मनीष तिवारी का बयान हो या आप मोहन भागवत जी का बयान हो, इनके बयानों को छोड़कर जब आप कहेंगे कि क्या क्या किया, और मोहन जी किसी मतलब सरकार तो वो चला नहीं रहे हैं, निश्चित तौर पर पार्टी कौन चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, और क्या 10 साल में आरक्षण छीनने की कोई कोशिश हुई? नहीं हुई। संघ तो जितनी पिछड़ी और अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, लेकिन ये मुद्दा भी तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ये मुद्दा अगर मुस्लिमों को आरक्षण आंध्र में देने की कोशिश की गई तो 2004 से 2010 के दौरान की गई ना। अगर तेलंगाना में मुस्लिमों को आरक्षण आज दिया जा रहा तो आज तो नहीं दिया गया। अगर कर्नाटक में ओबीसी कोटे में से मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है तो खोज के ये मुद्दा जब चुनाव बीच में चल रहा है तभी लेकर आए। ये इसलिए मैं मंडल का मंडल की बात कर रहा हूं। मैं आपको सर एक बार मैं आ रहा हूं, मैं आप बोलिएगा हर्षी, मैं जरा बीजेपी नेताओं के 2 बयान सुनाना चाहता हूं, फिर आप ही से पूछूंगा। जरा सुनाइए पीसीआर, गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं, जेपी नड्डा क्या कह रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा? जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमारे दलित भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ओबीसी के लोग इनके रिजर्वेशन पर डाका डालकर धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देकर के मुस्लिम तुष्टीकरण का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जो हमारे दलित भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे ओबीसी भाई का हिस्सा मारे, जो हमारे आदिवासी भाई का और दलित भाई का हिस्सा मारे और हिस्सा मार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास करे, ऐसे लोगों को घर बैठाना है और इनको एक्सपोज करना है। ये हम सबको ध्यान में रखना है। अब हर्षी मुझे ये बताइए, ये बीजेपी के नेता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बीच चुनाव में ये मुद्दा क्यों उठाया गया है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, विशुद्ध रूप से हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन ये बात हम लोगों को स्पष्टता से बोलनी भी चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस में साफ साफ कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। अगर हम यहां से बात शुरू करेंगे तब तो समझ में आएगा, वरना लगेगा कि ये कम्युनल है। क्या अगर कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया, 4% जो भी लागू किया, तो क्या वो कम्युनल एक्ट नहीं था? क्या वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं था? ऑफकोर्स सवाल होना चाहिए, ऑफकोर्स सवाल होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना हर्ष, एक सवाल आप ही से, ऑफकोर्स सवाल होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए कि धर्म के आधार पर वो आरक्षण क्यों दे रहे हैं। लेकिन बीच चुनाव में ही ये मुद्दा क्यों आया? कोई तो मोटिव होगा इसका, इसके पहले एकदम कारण है गौरव जी। हिंदुओं के मतों को एक साथ लेने के लिए इसमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बयान से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा जो कर रहे हैं, वो हिंदुओं को एक तरफ पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको आप पोलराइजेशन कहिए, ध्रुवीकरण कहिए, जो भी है, वो साफ साफ संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आपका आरक्षण
आरक्षण किसको कांग्रेस ने दे दिया, कौन है जिसके पास वो चला ठीक है, गया? डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान रिएक्ट कीजिए इस पर। आप लोग ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हिंदुओं के वोट चाहते हैं मुस्लिमों को विलेन बनाकर या मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा करके, या फिर आपने मुद्दा संभाल के रखा हुआ था कि चुनाव आने दो, चुनाव के समय इसका इस्तेमाल करेंगे? गौरव जी, हमारे नेता, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कभी भी धर्म हो, क्षेत्र हो, जाति हो, भाषा हो, हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और यही कारण है कि 2014 से काफी बड़ा मैंडेट हमें 2019 में मिलता है। आप कहते हैं कि हम प्रयास करते हैं ध्रुवीकरण का, हमारे ऊपर आरोप लगता है तुष्टीकरण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चर्चा की है वो भाषण किसका है? वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है, अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, तो हमने तो उस भाषण को कोट किया है बस। नहीं, उसमें वो ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, कई सारी पिछड़ी जातियों की बात करते हैं वो। नहीं, देखिए, मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी हो, यहां तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बैठी है ना। मैं आपके शो पे चैलेंज देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता मुझे अपने यहां कांग्रेस पार्टी में 2 दलित महिला, 2 आदिवासी महिला और 2 ओबीसी महिला नेताओं का नाम बता दीजिए। बता दीजिए डॉक्टर टीना करवीर, बता दीजिए। क्योंकि आपकी पार्टी राहुल जी, प्रियंका जी के आगे नहीं जा पाइएगा। मीरा कुमार को नहीं जानते क्या? मीरा कुमार को जानते हैं या नहीं जानते हैं? देखिए क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? मीरा कुमार को जानते हैं नहीं जानते? आगे बोलिए। आदिवासी कौन है? आदिवासी कितनी ऐसी महिलाएं हैं भाई? आइए आप कहीं कांग्रेस कार्यालय आइए, आपको इनवाइट करती हूँ मैं आपको चैनल के माध्यम से। लेकिन देखिए जिस तरीके से डाइवर्ट किया है, पानी का पानी हो गया। 1974 एक आदिवासी नेता का नाम नहीं बता पाई, एक आदिवासी नेता का नाम नहीं बता पाई आपके शो पे। यहाँ कांग्रेस पार्टी की स्पोक्सपर्सन एक्सपोज हो गई है, कौन सरकार ने एक नाम नहीं बता पाए आप। और वो किसके साथी है? वो आपके साथी है। तो जवाब आपको देना चाहिए, हमें देना चाहिए। एक नाम नहीं बता पाए, एक आदिवासी नाम नहीं बता पाई, क्यों नहीं गए? एक आदिवासी नाम, एक ओबीसी नाम नहीं बता पाए, और ये जातिगत जनगणना की बात करते हैं। एक नाम नहीं बता पाए कांग्रेस पार्टी के लोग। गुरु प्रकाश पासवान, ऐसा थोड़ी ना कि कांग्रेस पार्टी में आदिवासी नेता या ओबीसी नेता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? ऐसा थोड़ी ना। ये दिखाएंगे ना अभी तो। ये तो जादूगरी नाम ना बोल पाई है। उड़ता हुआ नाम बताइए। नाम नहीं बता पाए, नाम नहीं बता पाए। आपसे फिजूल की बातें तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से करवा लो, इनके नेता से हम उम्मीद नहीं करते। प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं तो आपसे तो हम कतई उम्मीद नहीं करते कि आप कोई लॉजिक की बात करेंगे। एक नाम नहीं बता पाई, ना एक आदिवासी नेता, जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर गुमराह करने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश बीजेपी ने की है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। अरे 10 दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ना एक आदिवासी महिला, ना एक ओबीसी महिला। धन्यवाद गौरव जी, आपने वहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है। आज अचानक से आपको क्यों जाग गई? आप अचानक से एक नाम बता दीजिए भाई, इधर उधर की बात मत करिए। नाम बताया ना, आपको भी पता आ जाइए। आप एक नाम बताइए, एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी महिला, एक आदिवासी महिला का नाम बताइए। आप नहीं बता पाइएगा। आमंत्रित करती हूँ कांग्रेस कार्यालय आइए, कितने हजारों लोग मिलवा देंगे आपको क्या? एक आदिवासी, एक महिला का नाम। अच्छा, ये डिबेट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में कितने आदिवासी, कितने ओबीसी। एक मिनट रुकिए, ये डिबेट नहीं है, ये डिबेट नहीं है। एक मिनट रुकिए। मैं अच्छा रुकिए, एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी का एक ताजा बयान आया है आरक्षण पर। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनाइए जरा पीसीआर। भैया देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। भैया देखिए, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, ये जो आरक्षण पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हम कभी नहीं होने देंगे। डॉक्टर टीना करवीर, बीजेपी आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है, हम ये कभी नहीं होने देंगे। लेकिन आप ही पे तो आरोप लगता है आपने ओबीसी का कोटा खत्म किया या उनका कोटा कम किया मुस्लिमों को देकर। अब बताइए, तेलंगाना में या कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण है या नहीं, और वहां किसकी सरकार है? ये मुझे एक बात बताइए, 3 दशक तक ये क्या कर रहे थे? क्यों एचडी देवगौड़ा के साथ एनडीए में शामिल कर रखा है? नहीं कर रहे थे, तभी तो दोनों राज्यों से बाहर हो गए सरकार से। अब इस झूठ से पर्दाफाश जैसे आप नहीं कर रहे थे तो आप देश से बाहर हो गए, अब वो नहीं कर रहे हैं तो वो देश से बाहर हो गए। नहीं डॉक्टर टीना करवीर, अगर इन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे। और जिस तरीके से हमने थोड़ी किया, हमने नहीं किया। तेलंगाना में कब थी इनकी सरकार? हवानूर की पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट आई और उन लोग उस समय एचडी देवगौड़ा साहब से पूछिए जाकर, इनके साथ सत्ता में है, उनके साथ तस्वीरें भी हैं इनकी। अरे वीरप्पा मोदी कह रहे हैं मैंने आरक्षण दिया, आप कह रहे हैं देवगौड़ा से पूछिए। अरे वही दम भर रहे हैं कि हमने आरक्षण दिया है, हम नहीं कह रहे, हम तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। वीरप्पा मोदी क्या कह रहे हैं? वीरप्पा मोदी का आपने स्टेटमेंट पढ़ा? धर्म के आधार पर
हम क्यों उस पर स्वीकार करें? झूठ का पर्दाफाश हो गया है। अच्छा ठीक है, नहीं ओके, मत बोलिए। मैं मान लिया। प्रधानमंत्री को एक मिनट, केवल डॉक्टर टीना कर्नवीर से सवाल है। डॉक्टर टीना कर्नवीर, मान लिया इन्होंने गलत किया, मैं अभी भी कह रहा हूं आपकी बात पे मान लिया, फैक्ट कुछ और है। आपकी बात पे मान लिया कि देवगौड़ा लेकर आए मुस्लिमों को आरक्षण ओबीसी में, तेलंगाना में आपके पहले की सरकार ने कर दिया, आप खत्म कर दीजिए। आप नहीं चाहते मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाए, आप खत्म कर दीजिए, हो जाएगा बिल्कुल क्लियर कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है। ये जो विमर्श है, ये आरक्षण को समझने की जरूरत है। आरक्षण का मतलब ही रिप्रेजेंटेशन है। आरक्षण धर्म के आधार जिस पर तरीके से नहीं, ये जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिला है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, सामाजिक न्याय का सवाल है। और जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री आरक्षण की विमर्श को बीच में लेकर आए चुनाव के समय, मुस्लिमों की सारी जातियों को आरक्षण देना पड़ेगा। मुस्लिमों की सारी जातियां आरक्षण के लायक है मैम, जो आप कर्नाटक में तो ये सवाल बीजेपी से क्यों नहीं पूछा? एक दशक तक की सरकार में रहे, आपकी है मैम, इनको हटा देना। अगर ये देंगे केंद्र में तो मैं बात पूछूंगा, सरकार आपकी है। बीजेपी को हटा देना चाहिए था, चले जाते सुप्रीम कोर्ट, इतनी देर से क्या कर रहे थे? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हट जाएगा, आप नहीं हटाएंगे। 10 साल से बेरोजगारी इस कदर है और महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद इनके पास कोई विमर्श नहीं है। इनके पास रैलियों में सतीश प्रकाश, ओके सतीश प्रकाश, घर बैठिए, सवाल जवाब भी नहीं देना है। अगर जो सवाल हमें फंसाता है उस सवाल का जवाब भी नहीं देना है। धर्म के आधार पर आरक्षण, आप तो दलित चिंतक हैं, बताइए क्या ओबीसी का, दलित का अगर कोटा में सब कोटा देना सही है? नहीं, देखिए गौरव जी, भारत का ये दुर्भाग्य है कि तमाम इस्लाम में जातियां नहीं है, लेकिन भारत का जो इस्लाम है, यहाँ धर्म परिवर्तन तो आप कर सकते हैं लेकिन जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति हिंदू धर्म में जिस जाति का होगा, मुसलमान में भी उसकी जाति वही होगी। इसलिए भारत में आप देखेंगे कि तमाम पिछड़ी जातियां जो मुस्लिम समाज में है वो आरक्षण में बाकायदा शामिल है। देखिए एक से छोटी सी बात बताऊंगा, अभी जो है तमाम नॉर्थ ईस्ट के जो लीडर्स हैं, आज कांग्रेस के अंदर, आज बीजेपी के अंदर वो बहुत सारे आदिवासी लीडर्स हैं, तमाम नॉर्थ ईस्ट है जो कल कांग्रेस में काम करते थे। मैं टीना जी को यही समझाना चाह रहा था कि देखिए मामला ये नहीं है। मेरा एक सवाल का जवाब आप दोनों लोगों ने नहीं दिया कि क्या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी तैयार है। दूसरी बात, जिस पिछड़ों के आरक्षण की आप मुसलमानों को देने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में 68,000 शिक्षकों की भर्ती में बाकायदा 18,000 पिछड़े शिक्षकों के पद योगी सरकार खा गई और हाई कोर्ट की तमाम चेतावनी के बावजूद भी आज तक उन लोगों को कहीं ना कहीं उनकी नियुक्तियां नहीं दी है। नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदा केंद्र सरकार के 28 लाख पद खाली है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ों का हक माना जा रहा है। मैं तो कुछ और पूछ रहा हूँ, आप दूसरे मुद्दे पे चले आए। ये मुद्दा आप बोल चुके हैं, ये आप पहले भी बोल चुके हैं सतीश प्रकाश, ये आप पहले बोल चुके हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ मुस्लिमों की वो जातियां, सुनिए सतीश प्रकाश, सुन लीजिए, मेरा सवाल है मुस्लिमों की वो जातियां जो पहले से दलित थी या पिछड़ी जातियों में थी, वो कन्वर्ट होकर अगर मुस्लिम हो गई, या वो हैं मुस्लिमों में भी अगर वो निचली जातियां हैं, आरक्षण के लायक है तो बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में मुस्लिमों की सारी जातियों को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी में सब कोटा, सही है वो? आप सारी जातियों को आरक्षण में शामिल नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं कि भारत में धर्म परिवर्तन होता है, जाति परिवर्तन नहीं होता। जो हिंदू से मुसलमान बना है, जो उसका जातीय स्तर वहां था, इसलिए मुसलमानों में भी उनका जातीय स्तर ये है, इसलिए पिछड़ी जाति में मुसलमानों की बहुत सारी जातियां शामिल है। दूसरी बात, एक बात मैं कह दूं कि आरक्षण के दायरे में सिर्फ पिछड़ा दलित नहीं है, तमाम स्वर्णों की जातियां भी आरक्षण के दायरे में है। 15% इस देश में स्वर्ण जातियां हैं और वो आरक्षण पा रही है बाकायदा ईडब्ल्यूएस का। 10% आरक्षण के दायरे में है और ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के अंदर किसी दलित की नियुक्ति नहीं होती। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो कि इस ईडब्ल्यूएस के अंदर जब से ये लागू है किसी दलित को या किसी आदिवासी को इसमें शामिल किया गया हो, अभी नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है कि जब भारत की तमाम जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही है, सवाल आप समय खत्म हो चुका, जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। ये कहीं ना कहीं गलत समीक्षा है। ओके हर्ष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 10 सेकंड। नहीं देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि आप जब आपने बताया उसके बावजूद अभी राहुल गांधी के बयान पर जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की उस तरह से। वो आपने बताया कि वीरप्पा मोइली लेकर आए। और कमाल की बात यह है कि देखिए तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बनाया था। तब भी कहा गया कि देखिए आरक्षण ले लेंगे। तो मुझे लगता है भाजपा का स्टैंड बहुत क्लियर है, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है। कांग्रेस छिपा कर मुसलमानों को देना चाह रही। कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी सर, समय खत्म हो चुका है। इनको देंगे। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी का।